Yes, Yes, I am very fine. How you all are? Okay, fine. Okay, great. I think कल कल हमारी क्लास नहीं हो पाई थी because I was not available. Yes, I am very fine, Diksha. I am very fine. I hope you all also doing good. तो पढ़ाई वगैरह कैसी चल रही है? How your studies are going? कुछ मोमेंटम बना? Yes. Am I audible clearly or not? Yes, sir. yes, sir. ठीक है. तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं. Just Yes, sir. I'm just coming. Is the screen visible to all of you? Screen visible है क्या? Yes, sir. ठीक है. Okay. Thanks for. मैं बस एक मिनट आप वेट करें. Okay. तो जल्दी कूलम्ब्स लॉ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस हो गया था हमारे पास. तो आज जो है हम सिर्फ चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं. ओके ठीक है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर आपके 12th क्लास का काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर, पहला चैप्टर, और जो मैंने आपसे बताया था कि जो पहले 5 यूनिट होंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से, वो सारा चार्ज पे बेस्ड है. और ये चैप्टर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, इसमें कुछ ऐसे टर्म्स आएंगे जो कि आपको पूरे चैप्टर में यूज होंगे. और वो टर्म सबसे इंपॉर्टेंट दो होंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल. ये दो टर्म्स ऐसे हैं क्योंकि पूरा फिनोमेना जो आपके बेस्ड होगा ना, दैट ऑल विल बी बेस्ड ऑन दीस टू फिनोमेना. सिर्फ ऑप्टिक्स चैप्टर में रे ऑप्टिक्स और वे ऑप्टिक्स छोड़ के पूरे 12th क्लास में आप ये दो टर्म सुनते ही रहेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल. you will keep on listening these terms throughout the 12th क्लास. और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. तो हम इसको इलेक्ट्रिक फील्ड को आज एट द कुछ क्वेश्चंस करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड. आज नहीं तो मतलब नेक्स्ट क्लास में हम इलेक्ट्रिक फील्ड को पक्का स्टार्ट करेंगे. तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने क्या पोर्शन कवर किया था? प्लीज जल्दी से मुझे बता दीजिए. व्हाट वाज डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास? मुझे तो पता है ही है, पर आपसे भी देखें हाउ मच यू रिमेंबर व्हाट वी डिस्कस्ड इन द लास्ट क्लास. जल्दी बताइए. यस प्लीज. कहाँ चले गए सब लोग? मैं ऑडिबल? अरे बताओ ना भाई. तो लास्ट क्लास में क्या पढ़ाया था आपने? प्रॉपर नोट्स बनाया होगा, उसको रिवाइज कर रहे होंगे, उस पर कुछ क्वेश्चंस देखते होंगे आप लोग. अच्छा, आप लोग को अभी भी कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन बुकलेट वगैरह मिला है कि नहीं मिला है? यस टेल मी प्लीज. कहाँ चले गए आप लोग? बिल्कुल सन्नाटा है आपके बैच में. तो माशाल्लाह बहुत रिस्पॉन्स आता था. कूलम्ब्स लॉ ऑन स्ट्रेट लाइन, हाँ इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन हमने देखा था. ठीक है सर. वेक्टर चैप्टर रिवाइज करने, हमारे वेक्टर बिल्कुल से वेक्टर चैप्टर रिवाइज करने को बोला था. और कूलम्ब्स लॉ ऑन स्ट्रेट लाइन मींस इक्विलिब्रियम ऑफ चार्जेस ऑन स्ट्रेट लाइन किया था. और उस पर कई सारे न्यूमेरिकल्स भी हमने किए हैं. अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या आपको कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मटेरियल मिला, सॉफ्ट कॉपी, एनीथिंग लाइक दैट? नो सर. अपने कोऑर्डिनेटर से इसके बारे में कहा था, पूछा था, कुछ डिस्कशन किया था? बताइए. नो सर. नो सर. और यस सर, इट्स अवेलेबल ऑन पोर्टल. ऋत्विका महाजन कह रहे अवेलेबल ऑन पोर्टल पे. तो पोर्टल पे अवेलेबल है. तो भाई अगर पोर्टल पे अवेलेबल है तो आप अपने जो भी कोऑर्डिनेटर उनसे पूछेंगे तो ही तो आपको पता चलेगा. आप उनसे कहिए, मांगिए. देखिए इट्स योर नीड एंड यू शुड कम फॉरवर्ड टू आस्क दैट. किसी वजह से अगर वो नहीं मतलब अवेलेबल नहीं भी, तो आप पूछेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस वॉट एवर, क्या भी नाम आप देना चाहें, लेकिन इट शुड बी अवेलेबल बाय नाउ. तभी आपका ग्रोथ होगा, तभी आप उसको एंगेज रहेंगे. वेरी गुड. एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ऋतिका महाजन कह रही हैं कि उस पर सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी अवेलेबल है. तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तो अभी आप मत लगाइएगा, क्योंकि अभी आपने इतना नहीं पढ़ा है कि आपसे वो हो जाए, क्योंकि उसमें जो क्वेश्चन है वो मिक्स करके दिए हुए हैं.
तो वो आपको बहुत ज्यादा मजा नहीं आएगा, बल्कि उसको लगाएंगे अभी शुरुआत में तो बल्कि आपको थोड़ा सा डर सा लगने लगेगा। थोड़ा कुछ एक चैप्टर हो जाने लगेगा तब आप उसको यूज करिएगा। तो मैं देखिए मैं आपसे कई दिनों से अब ओनली 4 क्वेश्चन देखिए। अच्छा ग्रेट, आपने 4 क्वेश्चन कर भी लिया, बहुत अच्छी बात है। देखिए जब तक आप अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेंगे बेटा ना, आपको मजा नहीं आने वाला। आप कुछ फिर आप ना ये छोड़ के कहीं और जाओगे, कहीं और छोड़ के कहीं और जाओगे, यू विल कीप ऑन डूइंग दिस, एट द एंड ऑफ द डे लॉस आप ही का होगा। इंगेज रखने की कोशिश करिए अपने आप को। हाँ ओके, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिए, बुक पढ़िए, कुछ आपको अपने आप इंटरेस्ट आएगा। जब इंटरेस्ट आएगा तो ओनली दिन तो आप अपने कोऑर्डिनेटर से इसकी डिमांड करिएगा, सर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो भी चीजें हैं उसको प्रोवाइड कराएं। तो आज जो है हम वेक्टर चैप्टर रिवाइज करने को मैंने बोला था। आई होप कि इतने दिन के बाद आप आ रहे हैं तो आपने एक बार जरूर देख लिया होगा। फिर भी मैं अपनी तरफ से आपको बताता हूँ। वेक्टर चैप्टर में 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको यूज करनी होगी यहाँ पे। एक तो वेक्टर रेजोल्यूशन, जब वेक्टर को हम रिजोल्व करते हैं बेटा, याद है क्या, जल्दी बताओ। Yes, sir. 2 कंपोनेंट्स में तोड़ते हैं जनरली। वैसे तो एक डिटेल टॉपिक है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, बट आई एम जस्ट कमिंग टू द रिजॉल्विंग अ वेक्टर इन 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। अगर फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ये ए है और यहां से एक लाइन खींची मैंने, ये रहा थीटा, और फॉर एग्जांपल ये रहा एक्स एक्सिस और ये रहा वाई एक्सिस। अगर हम बोले कि Yes, इस sir. वेक्टर ए को वो कुछ भी हो सकता है, वेलोसिटी भी हो सकता है, एक्सेलरेशन भी हो सकता है, फोर्स भी, वेक्टर तो वेक्टर होता है बेटा। अगर इस वेक्टर ए का कंपोनेंट पूछूं अलोंग एक्स, या बोलूं कि वेक्टर ए को रिजोल्व कर दो अलोंग एक्स, तो आप क्या करते हैं, ये 2 परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजोल्व करते हैं। एक इस तरफ आता है और एक इस तरफ आता है, लाइक दिस। ठीक है, यहां भी बना सकते हैं, यहां भी बना सकते हैं, दोनों बात एक ही पड़ेगी। तो बेस के साथ जो आता है उसको आप लिखते हैं a cos थीटा, A cos theta. और जो परपेंडिकुलर के साथ A आता है उसको आप sin लिखते हैं a theta. sin। Yes, sign. तो फिर आप अब देखिए, एक्स एक्सिस के अलोंग आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलोंग जे कैप होता है। J इसको आप cap. a cos थीटा आई कैप लिख सकते हैं, इसको a sin थीटा जे कैप लिख सकते हैं। ठीक है, लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। अच्छा, अब आपको Yes, sir. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही पता होगा। ट्रायंगल लॉ ऑफ Yes, वेक्टर sir. एडिशन में क्या होता है कि 2 वेक्टर्स को अगर हेड टू टेल ज्वाइन करें इन ऑर्डर, तो जो उसका Yes, sir. थर्ड साइड होगा, थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल विल गिव मी द रिजल्टेंट। यही तो होता है, अगर 2 Resultant. वेक्टर्स Yes, को sir. हेड टू टेल ज्वाइन करें, 2 वेक्टर्स को हेड टू टेल ज्वाइन करें इन ऑर्डर मतलब it should be from head to tail, then if 2 Series. vectors are joined in head to tail in order, then the closing side or the third side of the triangle give us the resultant vector। अब इस r वेक्टर का जो थर्ड साइड है, इसका लेंथ क्या देगा मुझे, मैग्नीट्यूड। यही सब पढ़ा होगा आपने। इसका लेंथ जो होगा, इस थर्ड वेक्टर का लेंथ जो होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड के प्रोपोर्शनल होता है, और ये एंगल जो होता है बीटा, ये क्या होता है, डायरेक्शन देता है। ठीक है, और अगर हम पूछे कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, तो आपको पता है एंगल बिटवीन ए एंड बी विल बी दिस। जब हम 2 वेक्टर्स को टेल टू टेल ज्वाइन कर देते हैं तो हमें कहलाता है एंगल बिटवीन द वेक्टर्स। अच्छा, तो अगर मैं इसी से बोलूं, तो अगर हम इफ आई एम गोइंग टू से ओ ए बी, तो यहां से क्या मैं ओ बी वेक्टर को ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर लिख सकता हूं? Yes, sir. बिकॉज ए बी ओ ए वेक्टर और ए बी वेक्टर को हेड टू टेल ज्वाइन किया, तो ओ ए वेक्टर थर्ड वेक्टर हो गया। दिख रहा है कि नहीं सभी को? आपने रिवाइज कर दी कि वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं समझ में आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी, उसमें वेक्टर के तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन होता है। हाँ भाई, सभी को क्लियर है? ओबी वेक्टर इज इक्वल टू ओए वेक्टर। Yes, कौन sir. सा लॉ है बेटा? ट्रायंगल लॉ है। Triangle law vector addition. ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ओबी को आप ए वेक्टर भी लिख सकते हैं, ओए को आप ए cos थीटा, इसका मैग्नीट्यूड हो गया, और आई कैप इसका डायरेक्शन cap. हो गया। इसी तरह ए बी को ए sin थीटा, इसका Sin मैग्नीट्यूड theta. J cap. और जे कैप इसका डायरेक्शन होगा। आई कैन राइट लाइक दिस। एक तो ये तरीका हो गया वेक्टर को रिजॉल्व करने का। ठीक है, अच्छा, जब आप ट्रायंगल लॉ वेक्टर एडिशन लगा के 2 वेक्टर को आप इस तरह ऐड करते थे, जो मैंने राइट साइड में फिगर बनाया, तो इस रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आता था कुछ। उसका फॉर्मूला क्या होता था बेटा? अंडर रूट A square plus a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab Plus cos 2ab थीटा। cos बहुत theta। कॉमन फॉर्मूला होता था, बहुत कॉमन, याद होना चाहिए। अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a मतलब a का। अच्छा, और याद रखिएगा जो हॉरिजॉन्टल वाला होता है उसको हमेशा हम a बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल वाले को a बोलेंगे, और जो दूसरा वाला होता है उसको b बोलते हैं। B. a b cos थीटा 2ab cos theta. और ये जो एंगल होता है tan बीटा, डायरेक्शन के लिए जो पता करते हैं, Yes, that is sir. given by a cos थीटा, सॉरी a sin थीटा A sin theta. Divided by B उल्टा, plus सॉरी b sin थीटा होता है, it's not a sin थीटा, it's b sin theta upon a plus b cos theta, b sin theta upon a plus
बी कॉस थीटा। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो हमें इस्तेमाल करते होंगे वेक्टर के एडिशन का मैग्नीट्यूड और उसका डायरेक्शन निकालने के लिए, ठीक है। अच्छा, तीसरी इंपॉर्टेंट बात आपने देखी, अगर किसी वेक्टर को हम ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप के फॉर्म में लिख दे तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं? ए आई कैप मतलब एक्स कंपोनेंट ए है, Yes, जे sir. मतलब वाई कंपोनेंट बी है और के मतलब जेड कंपोनेंट सी है, ठीक है। पहले इतना नोट कर लीजिए आप, जरा इसको नोट कर लीजिए, फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं दिखाता हूँ। प्लीज नोट Yes, डाउन sir. इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अगर कोई वेक्टर दे दे, बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, इट्स वेरी इजी एंड वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो। और ये रहा जेड एक्सिस। तो अगर हम बोलते हैं ए आई कैप मतलब एक्स एक्सिस पे कितना ए, एक्स एक्सिस पे आ गया, फिर वाई पे हो गया बी और जेड कुछ बाहर की तरफ आएगा सी, ठीक है। अगर इसको मैं ज्वाइन करूं एक कुछ क्यूबाइड टाइप का कुछ बन जाएगा क्या? Yes, sir. देखिए कुछ ऐसा बन जाएगा, इट विल बी समथिंग लाइक दिस। Yes, sir. और ये तो उसके बाद जो मेरा ये वाला होगा ओरिजिन से लेके इस पॉइंट तक, यही मेरा वेक्टर होगा 3 डायमेंशन। तो आई कैन ऑल्सो राइट दिस ए इज इक्वल टू वेक्टर ए होगा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे? अंडर रूट plus अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस A बी square स्क्वायर plus B प्लस square plus C square. सी स्क्वायर, ठीक है। अगर अब मेरे पास सिर्फ दो, अच्छा इसका एंगल कैसे निकालते थे बेटा? एंगल, क्योंकि डायरेक्शन के लिए एंगल भी निकालते, इसको हम कोस डॉट्स, तो हम इसको मानते थे कि चलो मान लो एक्स एक्सिस से अल्फा बना लिया, वाई एक्सिस से बीटा बना लिया और जेड एक्सिस से गामा बना लिया। तो हम ऐसे लिखते थे क्या, कॉस अल्फा जो होता था वो ए Yes, sir. अपॉन टोटल ए मतलब मैग्नीट्यूड, और वाई एक्सिस वाला एंगल जिसको हम बोलते थे बीटा अपॉन सॉरी बी अपॉन मैग्नीट्यूड Capital B. कैपिटल ए, कैपिटल बी तो कुछ है ही नहीं, कैपिटल ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर, कैपिटल ए क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। तो बी यानी वाई कंपोनेंट अपॉन टोटल वेक्टर का लेंथ, और कॉस गामा क्या होता था? सी अपॉन कैपिटल ए। Capital A. इसको हम डायरेक्शन कोसाइन भी बोलते थे, क्योंकि ये हमें डायरेक्शन बताता है इन द फॉर्म ऑफ कॉस थीटा, डायरेक्शन कोसाइन बोलते थे। अगर 2D वेक्टर होता था बेटा, मेरे पास 2D वेक्टर होता था, तो 2D वेक्टर में हमें सिर्फ x और y या y z या x z दो ही मिलेंगे, और ये एंगल मान लिया हमने क्या हो गया? बीटा मान लिया। तो ये हो गया और ये पोर्शन क्या हो गया? b हो गया। तो हम वेक्टर a को सिर्फ क्या लिखते हैं? a i कैप प्लस b j कैप। इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सिर्फ अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा आप इसको देखते हैं पाइथागोरस, ये हाइपोटेन्यूज है क्या? ये हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज को हम अंडर रूट बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर से भी निकाल सकते हैं, ये हो गया। और tan बीटा क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्योंकि 2 डायमेंशन वेक्टर है, तो tan बीटा क्या हो जाएगा? b बाई a हो जाएगा। तो अगर परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं जहां पे थीटा की वैल्यू 90 हो जाए, तो वहां पे वो वाला फॉर्मूला अगर लगाएंगे अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 90, तो cos 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है ना। तो लास्ट वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कैसे? a स्क्वायर b स्क्वायर बचेगा। Yes, sir. तो ये सारी चीजें, और उसी तरह b cos थीटा अपॉन a b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा भी करते हैं, तो cos 90 वाला टर्म तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म, ठीक है। तो ये सारी बातें नहीं अब आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा देखते हैं। नोट कर लिया क्या इसको? यस सर। एक मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, अगर एक शॉर्टकट लिख लीजिए, अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर हो, दोनों वेक्टर का डायरेक्शन अलग हो लेकिन मैग्नीट्यूड क्या हो बेटा? बराबर। अगर दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, फॉर एग्जांपल ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, दोनों वेक्टर अलग हैं, इसलिए अलग हैं क्योंकि दोनों का डायरेक्शन अलग है, लेकिन फॉर एग्जांपल दोनों का मैग्नीट्यूड 10 और 10 हो गया, तो ऐसे केस में याद रखिएगा, 11th क्लास में आपने डिराइव किया होगा, मैं फिर से आपको बस समराइज कर दूं, कि जो रिजल्टेंट होगा वो बिल्कुल बीच से जाएगा। फॉर एग्जांपल टोटल एंगल थीटा था, तो रिजल्टेंट कहां से आएगा? थीटा बाय 2 से जाएगा।
और जो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आता है वो आता है 2a cos ऑफ थीटा बाई 2। याद रखिएगा इस चीज को, बीटा क्या हो जाएगा, ये तब होता है जब आपका दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो, बराबर है। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर नहीं है तो फिर आपका जो जनरल फॉर्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, वो लगा के आप निकाल सकते हैं। ठीक है बेटा, Yes, sir. सभी ने नोट कर लिया। Yes, sir. अब जैसे अगर हम बोले कि एक पॉइंट है, एक पॉइंट पे जल्दी से मुझे बताइए कि एक फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, फॉर एग्जांपल 53 डिग्री पे, और एक फोर्स ऐसे लग रहा है 37 डिग्री। ठीक, लेट मी से दिस इज 10 न्यूटन एंड लेट मी से दिस इज आल्सो 20 न्यूटन। तो दिस विल बी फॉर एग्जांपल ये F1 हो गया, फोर्स 1, और ये फोर्स 2। आप मुझे बताएं नेट फोर्स क्या होगा। एक पॉइंट पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, नेट फोर्स क्या होगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ नेट फोर्स। एक तो ये बताना है, और बताना है नेट फोर्स along x and y एक्सिस। आप ये मान लीजिए कि ये वाला एक्सिस x है और ये वाला y। अच्छा, आपको पता है cos 37 sin 37 की वैल्यूज पता है कि नहीं, जल्दी बताइए। sin 37 कितना होता है, sin 53 कितना होता है, cos 37 कितना होता है, cos 53 कितना होता है। sin 37 होता है बेटा 3/5, cos sin 53 होता है 4/5। 4/3. cos 37 उल्टा हो जाएगा 4/5, sin cos 53 हो जाएगा कितना, 3/5। tan 50, देखो tan क्या होता है, tan इज इक्वल टू sin बाई cos, तो ये हो जाएगा 3/4, और tan 53 होगा, उल्टा कर देंगे, इट विल बी 4/3। जल्दी से देखिए और मुझे नेट फोर्स की वैल्यू, नेट फोर्स का डायरेक्शन बताइए। तो व्हाट विल बी द नेट फोर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है अगर आप चाहते हैं कि आप इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड को ढंग से समझ सकें। बोलो भाई। आपने क्वेश्चन को समझ लिया, क्या करना है। आज इंटरेक्शन बहुत वीक है, बहुत नुकसान हो जाएगा आप लोगों का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है। मैं इसको नेक्स्ट स्लाइड पे कराता हूं। देखो ये दे रखा 37 डिग्री और ये दे रखा 53 डिग्री। दिस इज 10 न्यूटन, दिस इज 20 न्यूटन। इसको एक्स एक्सिस मान लेते हैं और ये हो गया वाई। अच्छा ये बताए दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना, व्हाट इज द थीटा, थीटा कितना है 90 दोनों, degree. 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो गया तो cos 90 क्या हो गया बेटा, 0. तो अगर हम पूछे कि रिजल्टेंट, अच्छा रिजल्टेंट आप ये बताइए कि बीच में तो जाएगा नहीं, बिकॉज दोनों वेक्टर इक्वल तो है नहीं, दे आर नॉट इक्वल, दे आर नॉट इक्वल। रिजल्टेंट का फॉर्मूला आप ऐसे नहीं बता सकते कि अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा से नहीं बता सकते। तो उससे क्यों नहीं बता रहे, ए स्क्वायर 100, बी स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 प्लस 2ab इंटू cos 90 क्या हो गया 0। खत्म किया आपने तो अंडर रूट 500 आ गया। Yes, sir. अंडर रूट 5 को 10 रूट 5 भी लिख सकते हैं क्या, Yes, क्योंकि sir. 100 को बाहर लाओगे 10 आ जाएगा और रूट 5 बच जाएगा, 10 रूट 5 हो गया। ये हो गया वेक्टर का। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, वेक्टर रेजोल्यूशन मेथड से करते जरा। अगर आप इस 10 न्यूटन का ये वाला कंपोनेंट देखना चाहें तो क्या इसको 10 cos 37 लिखा जा सकता है। Yes, sir. अच्छा, और ऊपर वाला कंपोनेंट देखें तो ऊपर क्या होगा, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर के साथ क्या होगा sin 37, Sin 37. 10 cos 37। ओके ठीक है। अब मैं आपसे बोलूं कि 10 cos 37 की वैल्यू बताइए जरा, व्हाट इज द 10 cos 37 की वैल्यू कितनी, 4/5। तो क्या 8 आ रहा है क्या, आर यू गेटिंग 8? Yes, sir. 8। अच्छा 10 Yes, sin sir. 37 की वैल्यू आ गई 6। ठीक है, अब ये रिजॉल्व हो गया। अब जरा नीचे 20 वाले को रिजॉल्व करिए, 20 वाला इसी डायरेक्शन में
रेड कलर से लिख रहा हूँ। क्या इसको मैं 20 cos 53 लिख सकता हूँ? Yes, sir. बेस के अलॉन्ग समझ रहे ना, बिकॉज देखिए तो एक बात समझिएगा कि ये वेक्टर है, इसका ये वाला कंपोनेंट, तो ये बन गया बेस, और दूसरा यहाँ पे कोई पेन नहीं दिख रहा है, और दूसरा ये वाला वेक्टर जो है फॉर एग्जांपल ये बना, और ये वाला वेक्टर जो होगा दैट विल बी साइन, बिकॉज परपेंडिकुलर के साथ साइन, और ये हो गया बेस, बेस के साथ क्या हो गया Yes, sir. cos थीटा। आपको पता है cos थीटा इक्वल टू b बाई h, p बाई h सब पता है आपको। तो इसको और इसका कंपोनेंट नीचे की तरफ आ जाएगा, जिसको हम 20 Yes, sin sir. 53। अब ये बताओ यार, ईमानदारी से आप लोग हैंड रेस करके बता दें कि किसको ये रेजोल्यूशन क्लियर समझ में आ रहा है, Yes, sir. किसको ये 20 न्यूटन वाला रेड कलर से और 10 न्यूटन वाला ब्लू ग्रीन कलर से जो रेजोल्यूशन है, हैंड लोअर ना करें, मुझे जानना है कितने % स्टूडेंट्स को ये रेजोल्यूशन समझ में आया है। 50 स्टूडेंट्स आर देयर, प्लीज डोंट लोअर योर हैंड, आप नीचे मत करें, तो इससे ये भी पता चल जाएगा कितने लोग क्लास में सुन रहे हैं। और मैंने आपसे बोला भी था वेक्टर पढ़ के आइएगा, 15 16, ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड, एटलीस्ट 17 17 स्टूडेंट्स रिपीट कर दो। ओके ठीक है, रिपीट कर दूंगा मैं। 18 19, जल्दी यार, आप लोग क्लास में अलर्ट रहो ना मेरे भाई। जब बोला गया कितने लोग को, बस 19 20 लोग, 50 लोग में से 20 21। ओके ठीक है, मतलब 50% लोग अब भी ऐसे बैठे हुए हैं। अब अगर मैं पूछूंगा 50% में से कितने लोग ऐसे हैं जो चैप्टर को रिवाइज करके आए, तो शायद जो लोग बोल रहे हैं नहीं ना, उसमें से कुछ ही बच्चे होंगे जो रिवाइज करके आओगे, तभी नहीं आ रहा। ठीक है, चलिए आप अपने हैंड को लोअर कर लें प्लीज, लोअर एवरीवन, ईच वन ऑफ यू। मैं फिर से इसको रिपीट कर देता हूं। 10 न्यूटन है, अब उसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया कॉस, और ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया साइन। 10 cos 37 और ये हो गया 10 sin 37। इसको आप यहां भी लिख सकते हैं, यहां भी लिख सकते हैं, क्योंकि भाई ऊपर दो वेक्टर है, तो वेक्टर्स तो हम पैरेलल वेक्टर्स को तो मूव कर ही सकते हैं। अच्छा, नीचे वाला क्या है बेटा, बेस के साथ cos थीटा आता है, हमने पिछले क्लास में बताया था। ये आ गया 53, तो ये बन जाएगा cos 53, और उसके परपेंडिकुलर वाला आ गया ये 20 है, 20 sin 53। इसी को मैंने रेड कलर से और ग्रीन कलर से लिख रखा है। अच्छा, अब मैं पूछूं कि देखो ये 20 cos 53 कितना जाएगा, cos 53 कितना 3/5, और 3/5 12 न्यूटन आ रहा है क्या, Yes, sir. और ये आ गया 20 sin 53 4/5 मतलब 16 न्यूटन। 16 न्यूटन। तो अगर हम आपसे पूछे बेटा कि ये दोनों फोर्सेस तो हॉरिजॉन्टल वाले फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में ऐड हो रहे हैं, तो अगर मैं पूछूं कि यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में जो टोटल वेक्टर बन रहा है, क्या 20 + 12 20 आई कैप हो जाएगा क्या, 12 और 8 दोनों ऐड हो जाएंगे, फोर्स एक डायरेक्शन में ऐड होकर 20 बन जाएगा। और वाई डायरेक्शन में अगर पूछूं तो ऊपर 6 नीचे 16, तो क्या इसको मैं 6 - 16 - 10 जे कैप लिखा जाएगा, am I right? Yes, देखो sir. इसको मैंने 10 8 + 12 लिख दिया, रिजॉल्व किया है। तो फाइनली जो रिजल्टेंट वेक्टर आया है, क्या उसको मैं 20 आई कैप - 10 जे कैप लिख सकता हूँ, बोलो। रिजल्टेंट Yes, sir. वेक्टर जो आया 20 आई कैप माइनस, ये तो मैं बहुत आराम से, तो अगर हम बात करें 20 आई कैप - 10 जे कैप, तो वेक्टर का कहीं नीचे की तरफ रिजल्टेंट जो होगा, एक्स कंपोनेंट इधर आ गया, वाई कंपोनेंट नीचे आ गया, ये 20 है और ये 10 है। एक्स कंपोनेंट कितना बेटा 10, वाई कंपोनेंट 10, सॉरी, एक्स कंपोनेंट 20, वाई कंपोनेंट 10 आ गया, तो रिजल्टेंट वेक्टर कहीं यहीं से जाएगा बीच से, Yes, sir. और ये हो गया इसका बीटा। अगर मैं बोलूं कि इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताओ, तो √a² + b² करें, 20² + 10², जिसको आप 500 लिखेंगे, 500 को आप लिखेंगे कितना 10√5। और अगर मैं एंगल की बात करूं tan बीटा, तो tan बीटा क्या होता है बेटा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10 न्यूटन इसका परपेंडिकुलर हो जाएगा, 10 न्यूटन वाला फोर्स परपेंडिकुलर हो जाएगा, और 20 न्यूटन वाला बन जाएगा बेस। तो क्या tan बीटा की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। यहां से मुझे मैं लिख सकता हूं बीटा की वैल्यू हो गई जो tan इनवर्स 1/2, मैं माइनस साइन लगा दूंगा, क्योंकि जब एंगल नीचे की तरफ होता है तो उसको माइनस से लिखा जाता है। बात समझ में आई क्या, तो आप देखिए रिजॉल्व करके भी निकाल सकते हैं, या फिर आप इसको डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकाल सकते हैं, तो दोनों से आंसर क्या है सेम, ठीक है। Yes, sir.
आई होप दिस इज गेटिंग क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Yes, sir. Yes, So, चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, आप नीट के स्टूडेंट्स हैं, अब एक एम्स का प्रॉब्लम है, उसको एक कंसेप्ट है चार्ज हैंगिंग काबल, कल पहले उसको डिस्कस करते हैं, ठीक है। लिखिए, मैं मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट टॉपिक। yes, sir. ठीक है, देखिए अब हेडिंग डालिएगा चार्ज हैंगिंग। अब आपको जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ, ये 2 बार नीट में पूछा है ये टॉपिक, और 1 बार, मतलब पिछले 3 सालों की बात बता रहा हूँ, 3-4 सालों में ये 2 बार नीट में आ चुका है, और 1-2 बार एम्स में आ चुका है। एम्स तो खैर अब नहीं होता, अब तो नीट होता है, लेकिन एग्जाम में आ चुका है। तो जेई में से भी इसी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन पूछा गया, चार्ज हैंगिंग प्रॉब्लम है। चार्ज हैंगिंग, चार्ज हैंगिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी एक पॉइंट से दो चार्जेस को, दो सिमिलर चार्जेस को हैंग कर दिया, किसी एक पॉइंट से दो सिमिलर चार्जेस को हैंग किया, तो दोनों बेटा एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्या, और कुछ इस तरह से जाकर रुक जाएंगे। टेल मी दिस विल हैपन। Yes, sir. अब दोनों का लेंथ बराबर है, तो दिस इज चार्ज हैंगिंग, मतलब सिमिलर चार्जेस हैं, तो रिपेल करेंगे और रिपेल करके दूर जाएंगे, तो दिस विल बी लाइक दिस। इस पे चार्ज, इस पे चार्ज, और यहां से आपने एंगल माना, तो जब क्योंकि लेंथ इक्वल है, चार्जेस इक्वल है, तो क्या मैं दोनों एंगल को थीटा इक्वल, थीटा मान सकता है इक्वल? बोलो सही। अब मैं आपसे बात करूं कि इस चार्ज क्यू के ऊपर कितने फोर्सेज लगा, अगर मैं चार्ज क्यू की एफबीडी बनाऊं, तो इसके एफबीडी में नीचे तो इसका वेट आ जाएगा एमजी, Yes, sir. और इस रोप के अंदर एक टेंशन होगा जो उसको खींच रहा होगा, yes, और एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो बाहर की तरफ पुश कर रहा होगा, Fe. ठीक है। अगर मैं इस डिस्टेंस की बात करूं, तो इसको मैं लिख सकता हूं एल साइन थीटा, और ये भी लिख सकते हैं एल साइन थीटा। आपको दिख रहा होगा, अगर इस लेंथ को मैं ब्रेक करूंगा, तो ये Yes, sir. परपेंडिकुलर आ गया ना, देख समझ में आ रहा है क्या, एल साइन थीटा कैसे हुआ। Yes, sir. उस लेंथ को ब्रेक किया, तो टोटल डिस्टेंस को मैं 2l sin थीटा या फिर सिंपल r लिख सकता हूं, 2l sin थीटा। अच्छा, अब इस टेंशन को आप रिजॉल्व कर सकते हैं क्या दो कंपोनेंट में। अब ये टेंशन को रिजॉल्व, ये थीटा हो गया वर्टिकल से, इस टी को अगर रिजॉल्व करें, हम टेंशन को रिजॉल्व करें, तो दो कंपोनेंट आएंगे, Yes, एक sir. कंपोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, एक कंपोनेंट आएगा इधर आएगा। जो बेस बनता है वो बन जाता है cos, तो ये वाला बन जाएगा t cos, Theta. और सामने वाला क्या है परपेंडिकुलर, तो sin theta. परपेंडिकुलर के साथ आता है sin थीटा। तो मैं इसी फिगर को रिजॉल्व कर सकता हूं, ऊपर आ गया t cos थीटा। अब क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में बेटा रेस्ट पे आ चुका है, इक्विलिब्रियम का मतलब होता है या तो रेस्ट पे हो या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करे, है ना। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या बताया था, एक्सेलरेशन क्या हो, जीरो। जीरो एक्सेलरेशन का मतलब आइदर इट शुड बी एट रेस्ट और इट शुड मूव, अगर मूव करे तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, बिना डायरेक्शन वगैरह, बिना स्पीड वगैरह चेंज किए। तो आई कैन से दैट नेट फोर्स इन एक्स भी जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स इन वाई भी जीरो होना चाहिए, और नेट फोर्स जेड भी क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम है, तो नेट फोर्स एंड नेट एक्सेलरेशन शुड बी जीरो इन ईच डायरेक्शन। इधर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा, जिसको आप कूलम्ब्स लॉ से k q1 q2 अपॉन r स्क्वायर से लिख सकते हैं, और इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा है, t sin थीटा। एम आई राइट? Yes, sir. अच्छा, अब अगर मैं बैलेंस करूं, तो क्या मैं एक क्वेश्चन में t sin थीटा को fe के बराबर लिख सकता हूं, बिकॉज Yes, sir. इक्विलिब्रियम में, और Yes, इसी sir. तरह मैं t cos थीटा को mg के mg. बराबर लिख सकता हूं। टेंशन का एक कंपोनेंट वेट को बैलेंस कर रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट, ठीक Yes, है sir. समझ में। और टेंशन को जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है Electrostatic वो force Fe को को balance बैलेंस कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस कर रहा है। अगर दोनों को डिवाइड कर दूं, तो t से t क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो sin थीटा अपॉन बचेगा cos थीटा, इसको मैं tan थीटा लिख सकता हूं, Tan theta. और ऊपर बचेगा Fe by mg। प्लीज रिमेंबर दिस फॉर्मूला, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। tan थीटा, और थीटा कहां से लिया आपने, एक बात और याद रखिएगा, थीटा मेरा वर्टिकल से, थीटा वर्टिकल से बेटा, थीटा वर्टिकल पे, सभी लोग लिखिए इसको, सभी लोग नोट करिए। तो जो मेरा डायरेक्ट फॉर्मूला आया, ओके समवन इज सेम, रिपीट कर दीजिए, बिल्कुल रिपीट कर देंगे। देखिए अब कहां से रिपीट करें, ये भी तो समझ में आना चाहिए, पहले आप नोट कर लो, मैं रिपीट कर रहा हूं। शिवानी फर्स्ट ऑफ ऑल प्लीज नोट डाउन, मैं रिपीट कर रहा हूं, नोट कर लीजिए फिर रिपीट कर। तो ये फॉर्मूला याद रखिएगा, देखिए थीटा, मैंने कहा दो चार्जेस, सिमिलर चार्जेस को हैंग कर रहे हैं, सिमिलर मतलब दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे, हैंग किया, वो दोनों रिपेल करके कुछ इस तरह से हो जाएंगे,
Yes, sir. देखिए अगर मैं जैसे ही छोड़ूंगा दोनों में रिपल्शन होगा, रिपल्शन होते होते कहीं पे हो जाके बैलेंस हो जाएगा लाइक दिस। ठीक है, Yes, अब sir. इस पे देखो तो यहाँ पे बॉल हैंग कर रहा है, नीचे एक mg लग रहा है, Yes, रस्सी sir. के अंदर टेंशन, टेंशन हमेशा खींचेगा और बाहर की तरफ क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा जो उसको रिपेल कर रहा है। मैंने वही एबीडी बनाई है। फिर इस टेंशन को मैंने रिजॉल्व कर दिया है दो कंपोनेंट्स में, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। देखो बेटा ये रहा टेंशन, फोर्स, फोर्स एक वेक्टर है, तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला बेस बन गया ना, ये क्या बन गया, बेस, और ये बन गया परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के साथ क्या आता है, साइन थीटा, बिकॉज साइन थीटा इक्वल टू p by h, cos थीटा इक्वल टू b by h। तो टेंशन को मैंने दो कंपोनेंट में तोड़ दिया, ऊपर की तरफ वो टेंशन cos थीटा लेगा और राइट साइड में, लेफ्ट साइड में क्या लेगा, t sin थीटा लेगा। ठीक है, अब देखो यार मेरे पास, अब मैं एकदम वेक्टर को बेसिक्स तो नहीं बता सकता कि कैसे तोड़ा, अब ये तो फिर आपको, वरना हम तो 11th क्लास में अटक जाएंगे। आप इसको अलग से मुझ कहीं से पता करिए या खुद से पढ़िए या डाउट क्लियर करवाइए, बिकॉज अदरवाइज हम 12th में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। 11th पढ़ाई सी क्या है, प्लीज अगर अनकंफर्टेबल है। अब देखिए मैंने कहा cos थीटा को बैलेंस, sin थीटा को बैलेंस करेगा कौन, Fe, और cos थीटा को बैलेंस करेगा कौन, mg, बिकॉज इक्विलिब्रियम में दोनों को डिवाइड कर दिया। डिवाइड करेंगे तो बेटा t से t कैंसिल हो जाएगा ना, हमने डिवाइड किया जब t sin थीटा अपॉन t cos थीटा, तो t से t कैंसिल, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, ये बन गया Fe ओवर mg। ठीक है, समझ में आया बेटा, Yes, sir. tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। अब देखिए Fe अपॉन mg आ गया, Fe अपॉन mg, Fe क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को आप यहां से लिख सकते हैं कि Q1 Q2 Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, जिसको आप लिख सकते हैं K Q स्क्वायर अपॉन 2L sin थीटा का होल स्क्वायर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले बताओ टेंशन कितना है, तो आप चाहे टेंशन को यहां से लिख दो चाहे यहां से लिख दो, ठीक है, चाहे Fe की मदद से लिख दो चाहे mg की मदद से लिख दो। एक बार आपको जब थीटा मिल गया tan थीटा से, तो फिर आप ऊपर नीचे किसी को लगाएंगे, यू विल गेट द टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू आप ऐसे भी निकाल सकते हो, व्हाट इज द टेंशन, Fe अपॉन sin थीटा करके, या फिर टेंशन की वैल्यू आप mg अपॉन cos थीटा करके निकाल लेंगे। आई होप ये सारी बात क्लियर हो चुकी है आपको। Yes, sir. ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा आपने पढ़ा होगा 11th क्लास में, अगर लिफ्ट वगैरह वाला प्रॉब्लम था, जब एक आदमी ये था कि लिफ्ट ऊपर जा रहा है एक्सलेट हो रहा है, लिफ्ट नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है, ओके, या फिर आपने फ्री फॉलिंग लिफ्ट हो गया, तो उसमें जो जी नेट होता था, नेट जी, फ्री फॉल का मतलब क्या होगा, फ्री फॉल का मतलब ये नीचे की तरफ एक्सलेट हो रहा है जी से, तो ऐसे केस में नेट जी क्या आता था, बढ़ के ए प्लस जी जब ऊपर एक्सलेट होता है, और यहाँ पे नेट जी क्या होता था, जी नेट मतलब कि ग्रेविटी का और प्लस आपके एक्सेलरेशन का कंबाइंड इफेक्ट क्या आता था, ए माइनस जी। और तीसरा फ्री फॉल में क्या होता था, नेट जी आता था जी माइनस जी, जिसको आप जीरो बोलते हैं। इसीलिए आप बोलते हैं कि जब फ्री फॉल कोई ऑब्जेक्ट होता है तो उसका नेट वेट क्या होता है, नेट वेट क्या होगा बेटा, नेट वेट विल बी इक्वल टू मास इनटू जी नेट, तो मास इंटू जीरो मिलता है, तो आपको नेट वेट क्या मिल जाता है, जीरो। इट मींस ग्रेविटी काम तो कर रही है, ग्रेविटी नीचे mg तो लगा रही है, लेकिन फ्री फॉल होने की वजह से जो वेट होगा वो जीरो हो जाता है, वेट एक्सपीरियंस वेट, और इसी कंडीशन को आप वेटलेसनेस भी बोलते हैं। नॉर्मल रिएक्शन वगैरह बहुत डिटेल, और टेंशन वगैरह क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं यहां से बात करूं तो आप याद रखें tan थीटा की वैल्यू होती है Fe अपॉन mg नेट। अगर क्वेश्चन में बोलते लिफ्ट ऊपर नीचे जा रहा है या फ्री फॉल हो रहा है, तो यू विल दैट विल बी mg नेट। ठीक है, बोलो भैया समझ में आया क्या। Yes, sir. अच्छा, अगर हम बात करें फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में, अगर दो ऑब्जेक्ट, एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में एक ऑब्जेक्ट को हम हैंग कर दे दो सिमिलर चार्जेस, तो थीटा कितना होगा बताना जरा। फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में थीटा कितना होगा, अगर मैं दो सिमिलर चार्जेस को हैंग कर दूं इन अ फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट, थर्ड केस, तो व्हाट विल बी थीटा, थीटा कितना होगा, सोच के बताएं।
फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में अगर हम छोड़ दें, व्हाट विल बी द थीटा? भाई जी नेट कितना है? 0। tan थीटा की वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी? Fe अपॉन एम जी नेट। Fe अपॉन mg net एम जी नेट, और एम जी नेट कितना है? 0। तो 0 क्या Fe अपॉन 0 हो जाएगा? yes sir Fe अपॉन 0 हो जाएगा। Fe अपॉन 0। अब ये बताओ, अगर tan थीटा में क्या होता है, अगर आप 0 से डिवाइड करते हैं तो इट विल बी समथिंग नॉट डिफाइंड और इनफाइंड। तो कितना एंगल पे होता है tan? 90 डिग्री पे होता है ना भैया। क्यों? क्योंकि tan 90 क्या होगा? tan 90 विल बी इक्वल टू, मैथ्स के स्टूडेंट इसलिए मैं आपको मैथ्स को भी साथ लेके चल रहा हूं, लेकिन मैथ्स अगर नहीं पढ़ेंगे तो याद लगे नीट भी नहीं निकल पाएगा, नीट भी आपका साथ छोड़ देगा। आप बायोलॉजी कर लेंगे, केमिस्ट्री का कुछ पोर्शन कर लेंगे। मेरी बात बहुत कड़वी बात सुन लीजिए। पहली बात तो आप जो है केमिस्ट्री भी पूरी नहीं कर पाएंगे बिना अच्छी मैथ्स के, बिना ट्रिग्नोमेट्री, बिना फास्ट कैलकुलेशन के, बिना अलजेब्रा, बिना बहुत बहुत एडवांस मैथ की बात नहीं कर रहा हूं मैं। एक 10th लेवल की फास्ट मैथमेटिक्स और 11th क्लास की कुछ चीजें जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, स्ट्रेट लाइन वगैरह थोड़ा बहुत आना चाहिए, बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा बहुत आना चाहिए, और ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा बहुत आना चाहिए, वरना आप केमिस्ट्री पूरा नहीं कर पाएंगे और फिजिक्स तो आप पहले चैप्टर से अटके रहेंगे। फिर आपका एमबीबीएस का सपना चूर हो जाएगा, बिकॉज ऐसा होना नहीं चाहिए। तो sin 91/0, अगर हम इसका cos 90 0 होगा तो इट मींस थीटा क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। थीटा 90 डिग्री होगा तो क्या बेटा ये ऐसे बन जाएगा क्या? बिल्कुल सीधा। और ये टोटल एंगल कितना जाएगा? 180। तो फ्रीली फॉलिंग लिफ्ट में अगर हम छोड़ेंगे तो दो रस्सी पूरी सीधी हो जाएगी और एमजी रेट क्या हो जाएगा? 0। ठीक है, समझ में आया क्या? yes sir ठीक है, नोट कर लिया तो चलिए क्वेश्चन करते हैं। so done डन? यस, डन फ्रॉम एवरीवन, सभी लोगों का हो गया? yes sir yes sir चलिए अब ये एम्स का प्रॉब्लम है, इसको सॉल्व करिए, बहुत ध्यान से इसको देखिए, एक एक डेटा पे गौर करिए। मैंने पूरा कंसेप्ट आपको बता दिया है और इसको सॉल्व करिए। डायग्राम बनाएगा, कॉपी करेगा, मैं आराम से आपको 2 मिनट 3 मिनट का टाइम दे रहा हूं। अच्छा, इस क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को आप नोट भी कर लीजिएगा। आप देखिए, बिल्कुल वही कंसेप्ट है जिसपे मैंने बात किया था। कह रहा है इक्विलिब्रियम जो है 30 डिग्री पे हो रहा है वर्टिकल से। yes sir चार्ज ऑन ईच बॉल, वैक्यूम की बात हो रही है, अगर कुछ नहीं है तो वैक्यूम मान लीजिए। मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था ऐसे केस में tan थीटा इक्वल टू Fe अपॉन mg। Fe सब कुछ दिया yes हुआ sir है,
उस फॉर्मूले पे सब कुछ करने की कोशिश करिए। Coulomb's law, you know Coulomb's law, K Q1 Q2 by R square. Try to do that. थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना पड़ेगा, इसमें अंडर रूट लेना पड़ेगा आपको। अंडर रूट में आएगा आंसर, और उसमें थोड़ा सा कमाल होना चाहिए आपको। ओके ठीक है, अच्छी बात ये है कि आप ट्राई कर रहे हैं। कैलकुलेटर का यूज मत करना बेटा, बिल्कुल भी। घर पे बैठे मोबाइल से आप देख रहे हैं, प्लीज डोंट यूज द कैलकुलेटर। अगर अपने आप को आग में जलाना चाहते हैं तो आप कैलकुलेटर यूज करिएगा, नहीं जलाना चाहते तो मत करिए। एग्जाम में आप कैलकुलेटर लेके नहीं जाए। ओके 1.6 1.6 ठीक है। अच्छी बात यह है कि 4-5 आंसर्स आ रहे हैं, बट स्टूडेंट्स हमारे पास इस टाइम प्रेजेंट है 50 स्टूडेंट्स, 51 पार्टिसिपेंट्स से मुझे छोड़ के 50, तो एटलीस्ट 25 स्टूडेंट्स का आंसर आना चाहिए। गलत सही कुछ भी आया सॉल्व करिए, पार्टिसिपेट करिए। ओके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर सेइंग ऑप्शन सी। वाओ, अब ये ओके ग्रेट, चलिए बहुत अच्छा है, सभी लोग ऑप्शन है। अब देखते हैं, चेक करते हैं क्या करेक्ट ऑप्शन, व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन, लेट मी चेक। अब देखते हैं जरा बेटा, आपने डायग्राम जो बनाया होगा उसके हिसाब से सभी का थर्ड ऑप्शन आ रहा है, लेट मी चेक। तो पहले तो आपने फॉर्मूला डायरेक्ट मैंने डेरिवेशन कर रखा है, tan थीटा इज इक्वल टू Fe/mg। मास दे रखा ग्राम में, आप ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इट कैन बी रिटन एज 1010⁻³ किलोग्राम। एम आई राइट? Yes sir. Yes अब sir. 1000 से डिवाइड करेंगे 10⁻³ ग्राम, Yes, और sir. ये डिस्टेंस आ गया होगा बेटा 30 डिग्री इक्विलिब्रियम में, तो ये L sin थीटा था, इट मींस L/2 हो जाएगा। Yes, sin sir. 30 की वैल्यू Yes, 1/2, sir. ये भी L/2 हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस जो मिला होगा इसके बीच का वो 1 आ गया होगा। L/2 L/2 L की वैल्यू कितनी है 1, तो हमारे पास R की वैल्यू आ गई 1। R की वैल्यू 1 आई सभी की, दोनों चार्जेस के बीच का डिस्टेंस 1 आ गया। Yes. अब Yes, जरा sir. मैं Fe निकालना है, Fe क्या होगा, K की वैल्यू 9 × 10⁻9, चार्ज की वैल्यू Q × Q स्क्वायर हो जाएगा अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना 1 का स्क्वायर, ठीक है 1 हो जाएगा। अब जरा मैं इक्वेशन लिखूं, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू Q Fe 9 × 10⁻9 अपॉन mg, m कितना है 10⁻³ और g की वैल्यू लिख देते। अब tan 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3 Upon √3. और √3 की वैल्यू होती है 1.7 अप्रोक्सीमेटली। Yes sir. चलिए अब देखिए आपके एग्जाम का प्रॉब्लम है, तो ये अब नीचे आ गया 10⁻² लिख सकता हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, Yes sir. ऊपर आ गया 10⁻² डिवाइडेड बाय 9 × 10⁻9 मल्टीप्लाई बाय 1.7 अप्रोक्सीमेटली कर दे। Yes sir. 72. 1.7, हाँ 1.7 कर दिया। अब ये 9 ऊपर जाएगा तो -9 बन जाएगा, तो ऊपर क्या -11 लिख सकता हूँ Yes sir. अपॉन 9 × 1.7। कैन एनीवन टेल मी व्हाट 1.7. हाउ मच? Sir, 9 × 15.5. 15.5। ओके इट इज समथिंग 15.5 हो गया। अब देखिए बेटा, अब जब आपको यहाँ पे Q स्क्वायर है ना, रूट लेना है, तो जब भी आप रूट लेंगे 15.5 का रूट लेना इतना आसान तो है नहीं, कैलकुलेटर के बिना हो नहीं पाएगा। तो आप इसके नियरेस्ट नंबर को सर्च करें, क्योंकि रूट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। इसका नियरेस्ट होल नंबर कौन है? 16। Yes sir. अब 4. 16 आप इसका 16 ले लो। लेट मी कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो आई एम गेटिंग, देखिए कैसे ऐसे प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे।
अपॉन अपॉन एंड अप्रोक्सीमेटली मैं लिख दूं 16। अब देखो एक बात और समझिए, 10 पावर माइनस 11 का जब रूट करेंगे तो पावर आधा हो जाएगा, पावर को 1/2 से डिवाइड कर सकते हैं। Yes, तो sir. Q की वैल्यू मेरे पास आ रही है 1/4 इंटू 10 पावर माइनस 11/2। By 2. 10 पावर माइनस 11/2 आ रहा है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था क्या, 10 पावर माइनस 1 इंटू 10 पावर माइनस 10 अपॉन 16। ठीक है, Yes. 10 Yes, पावर sir. माइनस 10 का अंडर रूट क्या होगा, 10 पावर माइनस 5 और 10 Yes, 16। sir. ये अच्छा, इसको मैं 1/10 इसको मैं लिख सकता हूँ। तो क्या मेरे, अच्छा 10 पावर माइनस 1 ऊपर है तो नीचे आएगा तो प्लस बन जाएगा। तो Plus क्या 1. जब Q की वैल्यू रूट लूंगा तो ये बन जाएगा अंडर रूट 10 और ऊपर आ गया -5/4। Q की वैल्यू यही आ जाएगी क्या अंडर रूट लेने के बाद, बताइए जरा, सभी को समझना है कैसे आएगी। Yes, sir. 10 पावर माइनस 1 है, उसका sir. अंडर रूट लेंगे तो एक्चुअली 10 नीचे आएगा तो 1, इसको मैं ये भी लिख सकता हूँ, एक 1/10 इंटू 10 पावर। देखिए अलग अलग तरीके में तो आपको समझाने के लिए ऐसा कर रहा हूँ, वरना आपकी अपनी मैथमेटिकल स्किल, आप कितना फास्ट गो जा सकते हैं। अंडर रूट लिया, -10 का अंडर रूट -5, 16 का 4, ये आ गया। अब बेटा देखो इसमें क्या करना है। 1/5 की वैल्यू कितनी होगी, 0.25, 1/4 10 पावर -5 और अंडर रूट 2, अंडर रूट 10 की वैल्यू कितनी होती है अप्रोक्सीमेटली अंडर रूट 10 की वैल्यू। अब अगेन अंडर रूट 10 कितना होता है, सभी लोग बताओ कितना आ रहा है यार। अंडर रूट 10 3.3 3.1 समथिंग होगा, 3.12, क्योंकि 3 स्क्वायर 9 4 स्क्वायर 16, तो 3.1 या 3.1 के अराउंड मान सकते हैं आप। इसको अप्रोक्सीमेटली 3 मान लो, अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो अब आप इसको डिवाइड करोगे 0.8 को, तो क्या मुझे 0.8 और 24.81 इंटू 10 पावर -5 मिल रहा है। क्यू की वैल्यू बोलो, अप्रोक्सीमेटली जो सबसे नियरेस्ट होगा वो चूज कर लेंगे। 0.8 इसको मैं इसको आई कैन राइट दिस, कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, एक मिनट, सॉरी ये 0.8 नहीं 0.08 हो जाएगा ना, इट विल बी Yes, sir. 0.08 होगा ना, बिकॉज 0.25 है, इट विल बी पॉइंट, देखो मैथमेटिक्स इतनी तो आ रही है भाई, 0.08 होगा, ये 0.08 होगा। तो इसको मैं Yes, sir. 0.81 इंटू 10 पावर -1 -6. -5 लिखूंगा, तो Q की वैल्यू आ गई 0.81 -6. अब -6 और -6 को माइक्रो लिखते हैं तो 0.8। Micro. अब देखो एक बात मैं यहाँ बोलना चाहूँ, जिन स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन देख के हाथ पैर फूल रहे हैं या अनकंफर्टेबल लग रहा है, तो मुझे वो उनको मैं लिख के दे दूं, उनका नीट नहीं निकल पाया। अब आपको बहुत बुरी लग रही होगी जिन स्टूडेंट्स को ये कैलकुलेशन समझ, एक तो होता है खुद से ना कर पाना, आप खुद से नहीं कर पाए थे, ठीक है कोई बात नहीं, अभी नहीं, आप 1 आध महीना प्रैक्टिस करेंगे अपने आप मुझसे भी तेज करने लगेंगे। स्टूडेंट टीचर से पास करता है क्योंकि वो ज्यादा क्वेश्चन लगाता है ना, मैं तो कम ही क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, तो आप मुझसे तेज कर। लेकिन जिसको ये कैलकुलेशन नहीं समझ में आई वो मुझसे लिख के ले ले कि वो नीट नहीं निकाल पाएगा। अब उसको, अब सर क्या करें अगर मैं नीट निकालना चाहता हूं, तो आप जो है मैथ्स के ऊपर मेहनत करें बहुत ज्यादा, ठीक है। Yes, sir. अब ठीक है, अब किसी ने लेंथ को 2 मीटर ले लिया था, जो भी ले लिया था ये अलग बात है। अब जैसे एक लड़का, मैं आपको एक केस बताऊं, एक स्टूडेंट को मैं पढ़ाना था, 12th में थे भाई साहब, 12th की बोर्ड के लिए मैं बता रहा हूँ, 2016 की बात, जब मैं बिल्कुल शुरू में पढ़ाना शुरू किया। अब भाई उसके फादर बड़े पैसे वाले आदमी, बुलेट से चलता था भाई मस्त एकदम, और जो है महंगे महंगे ब्रांड पहनता था, जब वो पढ़ने आता था। मैं उस टाइम अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में हुआ करता था, तो उनके फादर ने कहा ठीक है जो पैसे ले पढ़ा दीजिए। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने उससे लिखा और 12th की बोर्ड की तैयारी करने आया था, कुछ ऐसा कैलकुलेशन था 1/6 प्लस 1/12, मैंने पहले दिन पढ़ाने लगा तो मैंने इसको आगे लिख दिया, मैंने ऐसे लिख दिया 12 = 2 + 1, ऐसे मैंने लिख दिया। यकीन मानिए उसको ही समझ में नहीं आया। सुन रहे हैं क्या सर ये तो बहुत इजी था। भाई, ये 5 क्लास का स्टूडेंट कर लेता, 5 क्लास का। यस सर। वो 12th के लिए बोर्ड देने जा रहा था, सीबीएसई बोर्ड, वो नहीं कर पाया। लेकिन भाई बोर्ड तो बोर्ड होता है, कंपटीशन तो कंपटीशन होता है। उसने किसी तरह रट रहा, भाई क्या मैं भी क्या करता है उसके, मैंने कहा यार तुम तो मतलब मेरा तो पेन रख दिया, मैं नहीं पढ़ा पाऊंगा। अगर मैं 12th क्लास के स्टूडेंट को ये बताऊं कि 1/√10 कैसे लिखा गया, तो फिर भाई आप चले जाओ, आप नहीं जाओगे तो मैं ही जा रहा हूँ। तो बट अल्टीमेटली भाई बोर्ड बोर्ड होता है, सीबीएसई बोर्ड है, मस्त, सबको सबका पसंदीदा बोर्ड। भाई का 60-65 नंबर आ गया, पास भी हो गया, और अब्बा ने फिर से दूसरी बुलेट दिला दी।
नहीं वाली, पैसे थे बहुत ज्यादा, क्योंकि रट रटा के किसी तरह इधर उधर ऑप्टिक्स कहीं से भी कर करा के जुगाड़ तो हो ही जाता है, लेकिन कंपटीशन में तो शायद ही 5 नंबर आया। तो देखिए ये मैंने आपको बताया, तो करेक्ट आंसर विल बी व्हाट, इट इज पॉइंट ए ऑप्शन है। मुझे नहीं पता, सभी का ऑप्शन सी आ रहा था, अल्लाह जाने क्या आप लोगों ने गलती की, मुझे नहीं पता क्या गलती हुई थी भाई। कुछ लोग कह रहे सर लेंथ हमने 2 मीटर ले लिया, 2 कैसे ले लोगे यार, L/2 टोटल L होगा, और L की वैल्यू 1 मीटर दे रखी है, लेंथ कितना दे रखा 1 मीटर में। तो आई होप आपको ये कैलकुलेशन वगैरह सब समझ में आ गया होगा, नहीं आया खुद से करिएगा फिर से, Yes, sir. ठीक है। चलिए, तो द चार्ज ऑन वन विल बी 0.8 माइक्रोकूलम। इसी पैटर्न पे बेस्ड आप इसको नोट, एक पैटर्न पे एक और क्वेश्चन करते हैं, नोट कर लिया बेटा इसको, Yes, sir. समझ में आ गया, ठीक है। अब ये Yes, नहीं sir. है, ठीक है, जल्दी नोट करिए इसको। -6 को मैंने माइनस लिख दिया। चलिए ये वाला क्वेश्चन सॉल्व दिस क्वेश्चन। कल की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जो सीरियस स्टूडेंट्स हैं और जो जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, उनसे मैं कह रहा हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड एनसीईआरटी से या जो भी आपके सोर्स से पढ़ के आइएगा। जो नॉन सीरियस हैं, जो अपनी लाइफ को ऐसे ही गुजारना चाहते हैं, उनसे नहीं कह रहा हूँ, वो कुछ मत करके आए, ठीक है। अब आप देख लीजिएगा आप किस कैटेगरी में। अब देखिए मैं कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है दिस अरेंजमेंट इज टेकन टू स्पेस वेयर देयर इज नो ग्रेविटेशनल इफेक्ट, मतलब जी नेट 0 है, मींस जी नेट क्या है, 0 है। Yes, sir. तो इनके बीच का एंगल कितना होगा और टेंशन कितना होगा, टी की वैल्यू क्या होगी। देखिए एंगल फ्रॉम वर्टिकल नहीं पूछ रहा है, द एंगल बिटवीन द थ्रेड्स पूछ रहा है, बी केयरफुल। एंगल फ्रॉम वर्टिकल नहीं पूछ रहा है, एंगल बिटवीन द थ्रेड्स पूछ रहा है, बी केयरफुल, बिटवीन द 2 थ्रेड्स। ओके आरती, वेरी गुड, सही बोला आपने। टेंशन की वैल्यू बोल रहा है, थीटा की बात नहीं हो रही है, एंगल बिटवीन द थ्रेड्स पूछा है। अभी तक मेरे पास बहुत कम ही स्टूडेंट्स ने ऑप्शन दिया है, 8-10 लोगों ने दिया, जबकि स्ट्रेंथ 52 की है, तो कम से कम 50% तो मैं मान के चलूं कि लोग पार्टिसिपेट करें, बाकी 20% तो महान लोग होते हैं, 30%। ठीक है, ओके, अलग अलग ऑप्शन आ रहे हैं। ग्रेविटी फ्री स्पेस का मतलब है कि जी नेट की वैल्यू 0, मैंने आपको भी ऊपर हिंट दिया था, जी नेट 0 होने पे क्या होगा, व्हाट हैपेंस व्हेन द जी नेट इज 0, वेटलेसनेस हो जाती है body। वेटलेसनेस हो जाता है, tan थीटा कितना 90 डिग्री हो जाता है ना। अभी हमने पीछे पूरा डिस्कस किया था कि Yes, sir. tan थीटा जो होता है दैट इज इक्वल टू Fe/mg, और इसको लिख दिया मैंने Fe/0, तो थीटा मुझे मिल गया। और थीटा कहां से होता है, वर्टिकल से, थीटा बेटा कहां से था, वर्टिकल से, तो वर्टिकल से 90 डिग्री बनाएगा, लेकिन क्वेश्चन आपसे वर्टिकल से नहीं पूछा, दोनों के बीच में, तो थीटा 90 डिग्री होगा, तो ये हो जाएगा इधर और ये ऐसे हो गया, 180. 180. तो टोटल एंगल कितना होगा 180 डिग्री,
तो ये ऑप्शन तो खत्म हो गया, बचा क्या ए बी सी, यानी फर्स्ट ए सी डी में से कोई एक ऑप्शन होगा। टेंशन क्या रहा बेटा, तो टेंशन क्या होता है, टेंशन क्या होता है, दोनों को खींचने वाला फोर्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाहर लग रहा होगा, रेपेल कर रहा होगा, इसको बैलेंस कौन कर रहा है, टेंशन। तो यहाँ पे टेंशन जो होगा एफ के बराबर हो जाएगा। और एफ क्या होता है, के, यानी के को हम 1/4 भी लिख सकते हैं, Yes, Q1 sir. Q2 अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस कितना होगा, L प्लस L 12 हो जाएगा क्या, Yes, sir. 12. 12 का स्क्वायर, यानी नीचे 4L स्क्वायर है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, थर्ड ऑप्शन नहीं होगा बेटा, फर्स्ट ऑप्शन होगा, 2L का होल स्क्वायर होगा ना, L Yes, डिस्टेंस sir. का स्क्वायर। ओके, देखा कैसे गलती हुई। तो इट विल बी Q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इट विल बी 4L स्क्वायर, ठीक है, 2 का स्क्वायर। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा बन रहा है, 1 वाला बन रहा है, Yes, sir. ठीक है, 1 ऑप्शन, ठीक है। चले आगे। Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक कंसेप्ट और नोट कर लीजिएगा, आपको 11th क्लास में होगा, बॉयंसी वाला टर्म याद है क्या, बॉयंसी वाला। Yes, sir. जब किसी लिक्विड को, किसी सॉलिड को किसी लिक्विड में इमर्ज करते हैं, तो इमर्ज होने की वजह से नीचे तो mg वेट लगता रहता है, ऊपर बॉयंसी फोर्स लगती रहती है, अपथ्रस्ट भी जिसको बोलते हैं, और इस बॉयंसी को आर्किमिडीज प्रिंसिपल से निकालते हैं। तो नेट जो नेट वेट होता है वो घट जाता है, क्योंकि नीचे mg ऊपर उसका वेट, तो आपका जो नेट वेट आता है वो घट जाता है। तो जो नेट वेट आता है वो क्या होता है, mg माइनस बॉयंसी फोर्स, ठीक है। और बॉयंसी फोर्स जो बेटा होती है वो क्या होता है, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू वॉल्यूम ऑफ व्हिच इज इनसाइड इनटू जी। अब आपको याद है नहीं याद है मुझे नहीं पता, तो ऐसे केस में जो हम जी नेट निकालते हैं वो डाउनवर्ड फोर्स माइनस अपवर्ड फोर्स के निकालेंगे। मेरी बात समझ में आ रही सभी लोग को। यहाँ पे क्या होगा, नीचे एक तो हवा में होगा तो mg होगा, ओके। तो यहाँ पे जो जी नेट आता है वो आता है जी ब्रैकेट में 1 माइनस डेंसिटी ऑफ बॉडी अपॉन डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। याद रखिएगा इस चीज को, डेंसिटी ऑफ जी नेट की वैल्यू क्या होगी, 1g। मैं अब आपको डिराइव नहीं कराने जा रहा हूं, ये फॉर्मूला आप जाके 11th क्लास का फ्लूइड मैकेनिक्स में देखिएगा, नेट वेट का फॉर्मूला देखेंगे, वहां से नेट जी निकलता है, नेट वेट और नेट जी। सॉरी मैंने इसको उल्टा लिख दिया, इट विल बी, ये होता है रो एफ अपॉन रो बी, इट इज डेंसिटी ऑफ फ्लूइड अपॉन डेंसिटी ऑफ बॉडी। डन। ठीक है, लिख लिया। तो अब आपसे एक बार क्वेश्चन जेई में पूछा है, आपके जेई मेंस में, जो कि नीट में भी रिपीट हो जाता है, कि पूरे सिस्टम को आपने, इस सिस्टम को हैंग कर रहे हैं और इसको आपने फ्लूइड से भर दिया, तो जब फ्लूइड से भरेंगे तो जो फोर्स था वो F इज इक्वल टू Fe बाई के बन जाएगा क्या, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया रहेगा, बोलो भाई। जो नेट फोर्स होगा वो Fe बाई के हो जाएगा, Fe तो वैक्यूम में था, और जो mg था वो mg जो बन जाएगा mg नेट, वो mg 1 माइनस रो एफ अपॉन रो बी बन जाएगा क्या। यस Yes, तो sir. आप जब आप फॉर्मूला जब लगाएंगे tan थीटा इक्वल टू mg, तो आप Fe अपॉन mg, तो Fe के बजाय Fe बाई के लिखेंगे, क्योंकि जब किसी मीडियम में जाता है तो जो फोर्स होता है वो डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड हो जाता है। तो अब जो फॉर्मूला लिखेंगे Fe डैश अपॉन mg नेट, और mg नेट की वैल्यू, तो आप ध्यान रखिएगा, इन एनी फ्लूइड, अगर पूरे सिस्टम को किसी फ्लूइड में इमर्ज कर दे, डुबा दे, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज होगा और नेट जी की वैल्यू भी चेंज होगी, और तो एंगल भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि एक बार एयर में है वो, और एक बार एक लिक्विड में है जिसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ था और डेंसिटी ऑफ फ्लूइड भी दिया हुआ था, बॉडी भी का था, पूछा था कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ एंगल, एंगल का रेशियो कितना होगा। ठीक है, तो आप एक बार एयर वाला निकाल लेंगे, एक बार मीडियम वाला निकाल लेंगे, दोनों के रेशियो को डिवाइड करें। आई होप आपको ये बात समझ में आ रही है। यस सर। यस सर। एफ भी क्या होगा, बॉयंसी फोर्स, जिसको आप अपथ्रस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये टॉपिक कंप्लीट हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। नाउ वी हैव टू मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, और ये लास्ट टॉपिक है आज का, कल हम इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट। अच्छा, अभी तक किसी को कोई डाउट, कुछ कहना, कुछ पूछना, तो बिल्ला झिझक वो हमसे पूछ ले। चलो अभी इस क्वेश्चन की बात करते हैं। जी हाँ बताइए सर। आप बायोन्सी वाले, सॉरी आपकी आवाज नहीं आ रही सर आप बायोन्सी वाले के न्यूमेरिकल्स करवा दो। बॉयंसी वाले के न्यूमेरिकल्स, हाँ अच्छा अच्छा, आप इंटरेस्टेड है बॉयंसी वाले के न्यूमेरिकल्स में।
Yes, अच्छा sir. अभी ठीक है, अभी करा दे, चलो अभी करवा देता हूँ, ठीक है मैं करवा देता हूँ। देखिए क्वेश्चन ऐसे पूछा था कि दो सिमिलर हैंगिंग चार्जेस को एयर में रखा गया, किसमें रखा गया, एयर में, तो थीटा था 30 डिग्री। ये जेई मेंस 2016 में पूछा गया। किसमें बेटा, एयर में कितना एंगल है, 30 डिग्री। कह रहा है कि उसी सिस्टम को सब कुछ सेम रखा और उसको हमने डुबा दिया एक लिक्विड में। किसमें डुबा दिया बेटा, लिक्विड में। और उसने बोला था क्वेश्चन में कि लिक्विड की जो डेंसिटी है, डेंसिटी मतलब रो, वो था 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। और जो बॉडी यानी जो बॉल था, बॉल की जो डेंसिटी यानी जो रो भी था वो था 0.8, सॉरी था, फॉर एग्जांपल इट वाज समथिंग 3.2 था, 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन दिया 3.2 ग्राम। और कह रहा था एंगल अभी थी, एंगल जो है उसमें भी, इसमें भी 30 डिग्री है। तो पूछा था कि बताओ इस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। क्वेश्चन समझ में आया। Yes, sir. पहले एयर में था 30 डिग्री, किसी मीडियम में डाला, मीडियम में इंसर्ट करने के बाद भी जो एंगल है वो कितना, 30 डिग्री। और मीडियम का जो बॉडी था, जो बॉल था जिसपे चार्ज था, उसकी डेंसिटी 3.2 ग्राम पर सेंटीमीटर थी। और जो फ्लूइड था, जो लिक्विड था, उसका था 1.6 ग्राम पर सेंटीमीटर। तो पूछ रहा था कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है वो मीडियम। तो दोनों केसों में tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, Fe अपॉन mg करके देखिए और बताइए मुझे आंसर क्या है। व्हाट केस का, मैंने फॉर्मूला वगैरह सब आपको बॉयंसी वाला बता दिया है। What k you are getting, k क्या है बेटा, थीटा तो सेम है, थीटा दोनों 30 डिग्री है। क्या हुआ, स्पीड बढ़ाइए थोड़ी सी आप लोग। tan थीटा यहां भी लगाइए, tan थीटा यहां भी लगाइए। इसमें Fe होगा, इसमें Fe डैश होगा, क्योंकि मीडियम में घुसते ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी चेंज हो जाएगा। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट याद है ना आपको, Yes, sir. रेशियो ऑफ फोर्स इन वैक्यूम अपॉन Yes, फोर्स इन sir. मीडियम। To the medium. रेशियो ऑफ फोर्सेस इन वैक्यूम अपॉन, और परमिटिविटी की बात आएगा तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम। इसको हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को रिलेटिव परमिटिविटी भी बोलते हैं। हाँ भाई कितना आ रहा है आंसर, देखो tan थीटा इज इक्वल टू Fe अपॉन mg, और यहां से लिख दो तुम tan थीटा इज इक्वल टू Fe डैश अपॉन mg नेट 2.3
मुझे नहीं लगता है। अच्छा, tan थीटा डैश, आपको पता है tan थीटा जो है प्रॉब्लम में tan थीटा डैश के बराबर है, तो एफ ई अपॉन एम जी जो होगा एफ ई डैश अपॉन एम जी नेट के बराबर हो जाएगा। क्या हुआ बेटा, क्या हो गया? एम से एम कैंसिल कर दो, Yes, sir. एफ ई बाई जी हो गया, एफ ई डैश को क्या लिख सकते हैं? अभी पीछे बताया था ना मीडियम में एफ ई बाई क्या हो जाएगा, एफ ई क्या है वैक्यूम वाला, एफ ई डैश क्या है मीडियम वाला। तो नहीं पता आपको कि फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू फोर्स इन वैक्यूम बाई Yes, के। sir. Vacuum. तो एफ ई डैश को एफ ई बाई के नहीं लिख सकता मैं, आराम से लिख सकता हूँ इनटू जी नेट को क्या, जब आपने फ्लूइड में डाला पानी में तो उसके ऊपर बॉयंसी फोर्स भी तो लगेगी, बॉयंसी फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। भाई पानी में Yes, डाला है, sir. जब किसी लिक्विड में डाला है मीडियम में, लिक्विड मीडियम में, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड में, लिक्विड मीडियम में, तो ऊपर बॉयंसी फोर्स लगेगा। तो जी नेट चेंज होकर क्या बन जाएगा, जी वन माइनस रो एफ बाई रो बी। और आपको मैंने कहा ये आप चेक करेंगे भाई कैसे आता है। Yes. तो देखो एफ ई कैंसिल, जी जी कैंसिल, Yes, तो मुझे sir. क्या मिल रहा है, ऊपर आ गया के इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 One माइनस upon one फ्लूइड minus अपॉन रो बॉडी। rho. फ्लूइड की डेंसिटी कितना 1.6, बॉडी की डेंसिटी कितना 3/2। तो क्या ये 1 अपॉन 1/2 आ गया क्या, बोलो? 16 दूना Yes, sir. 32, तो 1 माइनस 1/2 1/2, तो 1/2 2 आ जाएगा आंसर। वेरी गुड, 2 आंसर है, सिंपल, इतना छोटा प्रॉब्लम था मेरे भाई। तो 1 अपॉन 1/2 विच इज गोइंग टू गिव मी 2। ये क्वेश्चन पूछा था 2016 में, ठीक है। तो एक बार इसका Yes, sir. केस निकाला था 2। अब देखिए यार 50 लोगों में से एक भी स्टूडेंट ने इसका आंसर नहीं दिया, एक स्टूडेंट ने दिया था कोशिश करके, तो गलत था पता, जबकि मैंने पूरी थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले बता दी थी आपको। भाई जी नेट की जगह जी बॉयंसी लगेगा, जी नेट वाला फॉर्मूला लगा दिया। आपसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक बार लिफ्ट में, एक बार स्टैंडिंग लिफ्ट में निकाला थीटा और एक बार लिफ्ट ऊपर जाते हुए निकाल दिया, तो उसमें क्या करेंगे, जी नेट चेंज कर देंगे, जी प्लस ए जी माइनस ए। अब यार ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। अब मीडियम सेम रहेगा तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सेम रहेगा, एफ ई कैंसिल कर दीजिएगा। ओके, कैन आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन? Yes, sir. चलिए ये देखिए लास्ट क्वेश्चन है आज का। अब ये प्रॉब्लम देखिए क्या है। 3 चार्जेस आर सिचुएटेड एट द कॉर्नर्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल के साइड पे, कैलकुलेट द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट बी। बी पे चार्ज, अब आप बहुत आसानी से देख सकते हैं यार, बी पे ए बी फोर्स लगा रहा होगा और बी पे सी बी फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो व्हाट इज द नेट फोर्स ऑन द चार्ज, कैलकुलेट करिए। देखिए ए और बी क्या है, अपोजिट है, माइनस है तो अट्रैक्शन हो जाएगा, Yes, sir. Tract. और बी और सी क्या है बेटा, सेम चार्ज है, माइनस माइनस तो क्या होगा, रिपल्सन। Repel. इसको मैंने मान लिया F1 और इसको मान लिया F2. F1 F2 की वैल्यू कैलकुलेट की जा सकती है। तो Yes, अगर sir. हम देखो तो यहां से निकाले हम F2 and this is going to be my F1। F1 की वैल्यू K Q1 Q2 by R स्क्वायर, K की वैल्यू आ गई 9 और 10 Q1 Q2 कितना हो गया 10 माइक्रो, वेरी गुड, अब मुझे आंसर भी मिलना शुरू हो गया, बहुत अच्छा। और ये एंगल देखो बेटा, एक बात और बता दें कि ये एंगल कितना होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल में 60 डिग्री, तो ये कितना हो जाएगा 120 डिग्री, 120 डिग्री हो जाएगा। तो थीटा मुझे मिल गया, दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल मिल गया मुझे कितना 120 डिग्री। F इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 कितना हो गया 100 माइक्रो, माइक्रो का मतलब कितना होता है -4, तो क्या 10 to the power -6. -6, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या ये 10 पावर -4, इट विल बिकम 10 पावर -4, Yes, तो ये sir. भी 10 पावर Yes, -4 sir. और ये हो गया 10 पावर -4। तो Q1 Q2 करूंगा तो 10 पावर -4 एंड 10 पावर -4। यस, Yes, sir. Yes, समवन sir. इज रेजिंग हैंड। डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, क्या इसका डिस्टेंस कितना 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया 0.1, 0.1 इट मींस इसको मैं 10 पावर -1 भी लिख सकता हूं।
उसका स्क्वायर करूंगा तो 10 पावर -2 हो जाएगा। -2. ठीक है, 10 सेंटीमीटर को मीटर किया, 10 पावर -1 को डिवाइड किया। ठीक है, बिल्कुल से मैच करते हैं। तो Yes, व्हाट आई एम sir. गोइंग टू गेट 9 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 9 10 पावर -8 और ये -2 पर आके क्या बन जाएगा +2 तो 9 2 11 तो ये आई एम गेटिंग 9 और 10 पावर 3 3 ये तो न्यूटन. F1 आ गया। इसी तरह F2 निकाल लीजिए, सेम आंसर आएगा क्या, बिकॉज वैल्यू तो सब कुछ Yes सेम है। sir. Yes तो sir. सब कुछ सेम है तो आई एम गोइंग टू गेट 9 × 10 पावर 3 Yes. न्यूटन। अब देखिए रिजल्ट, अब देखिए मैंने कहा आपसे जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो रिजल्टेंट बिल्कुल बीच से निकल जाएगा। Yes, sir. So the resultant of this will be somewhat passing from here and this will be 60 डिग्री। और अभी आप अब इसकी वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, दो तरीकों से निकाल सकते हैं, a स्क्वायर F1 प्लस square. b स्क्वायर प्लस 2ab cos 120। cos 120 की वैल्यू कितनी होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ cos 120? -2. यार याद होना चाहिए मेरे भाई, ये सब cos 120 cos 150 sin 30 आपको ट्रिग्नोमेट्री इतनी आनी चाहिए। नहीं आती तो बताओ, किसी दिन पहले ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया मैं आपको नॉवेल पढ़ाने चला हूं, पता चला आपको यही नहीं पता कि APPLE एप्पल पढ़ते हैं, है ना। ये ऐसा ही कभी कभी हो जाता है, मेरा एक्सपीरियंस है जो भी है कि पता चला हम आपको कह रहे चलो नॉवेल पढ़ते हैं रॉबर्ट हुक की, और आप कह रहे हो सर APPLE एप्पल कैसे पढ़ते हैं। तो दोनों में फर्क होगा। तो पहले उसको हम सिखाएंगे कि क्या होता है APPLE, यानी पहले ट्रिग्नोमेट्री सिखाएंगे। तो इट कैन बी रिटन एज √a² + b² + 2ab cos थीटा, तो F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos 120 की वैल्यू। अच्छा, मैंने आपको एक शॉर्टकट भी दिया था कि अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए, अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो रिजल्टेंट की वैल्यू क्या है, 2a cos θ/2 लिख सकते हैं। Yes, sir. Yes sir. तो क्या cos 120/2 यानी cos 60 लिख सकते हैं। Yes, तो sir. 2f cos 60 की वैल्यू कितना बेटा, 1/2 1/2, तो 2f × 1/2 that is going to have, it means the 1/2. final answer will be 9 Yes, × 10 sir. power 9 Newton. This is the answer. So the resultant will be 9 × 10 power 3 Newton. ठीक है, चलिए पीरियड ओवर हो गया है। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जो आप अगली क्लास में हमसे डिस्कस करेंगे। और एक बात समझिए कि मैं आपसे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस का आंसर पूछूंगा, और वो जो लोग सॉल्व किए रहेंगे, ट्राई करने की बात है, ट्राई करिएगा, होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, तो द नेट फोर्स इज इक्वल टू F की वैल्यू, दोनों फोर्सेस F1 F2 दोनों बराबर है, तो द नेट फोर्स विल बी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर 3 न्यूटन। तो द करेक्ट आंसर इज 9 × 10 पावर 3 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन आप बता सकते हैं 60 डिग्री फ्रॉम BC, 60 डिग्री फ्रॉम BC, BC लाइन जो है 60 डिग्री। द डायरेक्शन इज हाउ मच, बिकॉज इक्वल मैग्नीट्यूड के, तो ये डायरेक्शन आ गया Yes, sir. 60 डिग्री। ठीक है, चलिए मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये नोट कर लिया होगा आपने। Yes, sir. देखिए, अगर आप इस प्रॉब्लम को इस वाले मेथड से करेंगे तो भी, अगर आप इसको इससे भी करेंगे ना F1 F2 तो भी आंसर सेम ही आएगा। Yes. और अगर आप शॉर्टकट मेथड अप्लाई कर देते हैं Yes, 2a cos θ/, तो भी आंसर सेम आएगा। चलिए ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Yes, sir. सभी लोग स्क्रीनशॉट ले ले, लैपटॉप वाले सभी लोग, कल डिस्कस करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. सॉरी, मैंने क्वेश्चन, चलिए ठीक है, मैं क्वेश्चन कॉपी करना भूल गया, अगले क्लास में मिलते हैं। ठीक है, ओके, Yes सर sir. एक बार क्वेश्चन दिखा दो। ठीक है, मैं दिखाता हूं। Sir, done. ठीक है, और एक बात का बहुत ध्यान रखिए, मैं फिर से चाहते बोल रहा हूँ, फिजिक्स में जो बेसिक टूल्स है वो किसी तरह जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग कर ले जिन लोगों ने नहीं किया, वरना आप नीट का सपना देखना भूल जाए। बात बहुत कड़वी है, बात बहुत सच है, अभी समय है। फिजिक्स में बिना उसके नहीं चल पाएंगे आप बायो पूरा कर सकते हैं, केमिस्ट्री 50% कर पाएंगे, और फिजिक्स भी मैक्सिमम आप कर पाएंगे रे ऑप्टिक्स वगैरह करके, मींस 20-30% फिजिक्स कर पाएंगे। Yes, sir. तो आपकी 70% फिजिक्स बची रहेगी, और जो है केमिस्ट्री बची रहेगी 40-50%। तो आप तो नीट के रेस से है, तो प्लीज कम और बहुत ज्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, बेसिक मैथमेटिक्स उसको इम्प्रूव करिए। Yes, sir. ठीक है, वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सर। Bye sir. थैंक यू। बाय ऑल ऑफ यू। Bye. ओके, गुड इवनिंग, थैंक यू, वेलकम। Sir.